गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, सेकंड चैप्टर है, वो आपका बायो का चैप्टर है। वो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है हमारी या किसी की भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है? सेल, यानी कोशिका। तो हम इस पूरे चैप्टर में कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कोशिका क्या होती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी फंडामेंटल यूनिट होती है। इसे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाई भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। बेटा, रॉबर्ट हुक ने क्या किया सबसे पहले कि कॉर्क किसको बोलते हैं? पेड़ की छाल को। तो पेड़ की छाल जब उन्होंने निकाली तो उसको उसने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें कैसा दिखाई दिया? उस छाल के अंदर जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे पोर्स उसमें उसको दिखाई दिए। किसको? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, तो उन्होंने जो ये छेद दिखाई दिए, उस छेद को नाम क्या दिया? कोशिका। उस छेद को क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। और तभी से हम इस कोशिका नाम को विज्ञान में यूज़ करते हैं। ठीक है, कब? 1665 में। तो आपको पता लग गया कोशिका की खोज किसने और कब की। क्लियर? अच्छा, अब कोशिका के बारे में नेक्स्ट है कि अब देखिए, सभी जीवों का शरीर सेल से बना होता है, इसलिए सेल किसी जीव की, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, संरचनात्मक इकाई कहलाता है। अब आपकी बुक में कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन भी है कि सेल को संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी जीव होते हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल से, जैसा आपको पता है, एक कमरा किससे बना होता है बेटा? दीवारों से बना होता है। ठीक है, एक रूम की बात करेंगे तो किससे बना होता है? दीवारों से बना होता है। लेकिन दीवारें किससे बनी होती हैं? दीवारें बनी होती हैं ईंट से। ठीक है, दीवारें किससे बनी होती हैं? ईंटों से बनी होती हैं। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर है, वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है, यानी सबसे छोटी यूनिट है। सेल के बाद फिर कोई और ऑर्गन नहीं है जिसको हम नाम दे सकें कि इससे हमारा शरीर बना होता है। ठीक है, तो जो सेल है सबसे छोटी और सबसे बेसिक इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। तो जैसे एक कमरा ईंटों से बना होता है, एक दीवार ईंटों से खड़ी होती है, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर जो है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कई करोड़ों मिलियन सेल हैं हमारी बॉडी में, तब जाके हमारा ये पूरा शरीर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? संरचनात्मक है। संरचना मतलब किसी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना। ठीक है, किसी भी जीव में कोशिका एक जैसी संरचना, एक अकेली ऐसी संरचना है जो उसको अस्तित्व में रखती है। ठीक है, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को अस्तित्व में रखती है, अर्थात जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब अकेली कोशिका में ही हो सकती हैं। जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सभी क्रिया कोशिका में होती है। आपको पता है हम खाना खाते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड पचता है। फूड पचना क्या होता है? फूड पचना मतलब हमारे शरीर को लगना, मतलब हर सेल्स तक पहुंचना। और जो हमें एनर्जी प्रदान होती है वो कहाँ से होती है? जब फूड सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है तो सेल में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे कि हमें एनर्जी प्रदान होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक अकेली सेल है जिसमें इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं और तब जाके किसी जीव का अस्तित्व बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी क्रियात्मक इकाई। क्लियर? ये इतनी सारी क्रियाएं एक साथ सिर्फ एक ही सेल कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई। तो आपको ये दोनों ऊपर के पॉइंट्स क्लियर हो गए कि जो सेल होती है उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं और उसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा। जैसे हो गया रुधिर कोशिकाएं, यानी ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, जिसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आपके। तंत्रिका कोशिका होती हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और हमारी बोन सेल्स होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं। क्लियर? अब सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब सेल होती कैसे है, मतलब कैसी दिखती है, क्या उसका संगठन है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिली होती हैं। तो आपके पास
अगर घर में भी वैसे आपके पास माइक्रोस्कोप तो है नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम प्याज की झिल्ली में उसकी सेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल है आपका बेटा, यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है। तो जो एक सेल होती है, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसा हमारा शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गया, अंदर ऑर्गन जैसे हो गए, लिवर हो गया, स्टमक हो गई, सब हमारे ऑर्गन्स है जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोशिका है, कोशिका के भी बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। जिनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं अभी। तो सेल बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपका यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है प्लांट सेल का, यानी पादप कोशिका का एक डायग्राम है। एक कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में ये मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है, इसमें बना रखा है। आपको नीट एंड डायग्राम अपनी बुक में से बना लेना। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये जो आउटर लेयर है सेल में, ये सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके अंदर आपको एक और झिल्ली दिख रही है, एक और लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये देखिए गोला गोला सा दिख रहा है आपको बीच में, सबसे सेंटर में आपको एक गोला गोला सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक, अब ये जो अब इन दीवारों के अंदर, इन लेयर्स के अंदर आपको कुछ डॉट डॉट बना रखे हैं मैंने। ये क्या है बेटा, एक लिक्विड है, लिक्विड। ठीक है, ये एक तरल पदार्थ है जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका में बहने वाला एक द्रव। जो सभी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के जो सब भाग होते हैं, वो इस पानी में ही, इस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर में ही तैर रहे होते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो एक मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। ये चप्पल जैसा स्ट्रक्चर, जैसा पैरामीशियम होता है, बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं। इनका भी काम होता है। फिर ये जो केंद्रक के ऊपर आपको ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स। फिर इसी के नीचे देखिए गोला गोला सा, ये रफ जैसा एक दरदरा सा एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। इसको ER से भी दिखाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है बेटा, क्योंकि ये प्लांट सेल का बना रखा है मैंने, तो इसमें हरित लवक है, क्योंकि प्लांट में होता है ना हरित लवक, क्लोरोफिल, तो ये वही है बेटा। अगर एनिमल सेल बनाई होती तो उसमें ये चीज़ एब्सेंट होती। क्लियर। अब ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, जो किसी भी सेल में कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन ऑर्गेनेल्स के बारे में, इन कोशिकांगों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या इनके काम हैं, ये क्या करते हैं कोशिका में। ठीक है, तो स्टडी के लिए यानी समझने के लिए हम इस कोशिका में जितने भी इसके भाग हैं, 3 भागों में इनको बांट सकते हैं। ठीक है, इस कोशिका में जितने भी ये अंग हैं, इनको हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। ठीक है, तो सबसे पहला भाग हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला भाग क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली है बेटा। ठीक, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसका ये क्या करती है, ये कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, कोशिका को क्या करती है, बाहरी वातावरण से अलग करती है। इट मीन्स ये सबसे बाहरी लेयर है। क्लियर। दूसरा हो गया आपका केंद्रक, ये, और तीसरा हो गया आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, जिसमें सारे अंग, सारे भाग कोशिका के तैर रहे होते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है, ये एनवायरनमेंट से कोशिका को अलग करता है। ठीक है, यानी कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक, अब थोड़ा सा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 चीज़ें, 2 टॉपिक मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहला है डिफ्यूज़न, ठीक है, और दूसरा है ऑस्मोसिस। तो
ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ये दो टॉपिक्स में आपको यहाँ पे क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है बेटा कि जो चीज़ें कोशिका के लिए आवश्यक होती हैं ना, वो उसको मतलब सेल के अंदर जाने देती है। ठीक है, जो कोशिका के लिए आवश्यक सामग्री होती है, कुछ भी बाह्य वातावरण से, वो कोशिका के अंदर उसको एंटर करने देता है। ठीक है, तो इस एंट्री के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे जिस पहली क्रिया क्या है, डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण क्या होता है? सबसे पहले विसरण होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई भी पदार्थ जब मूव करता है। अब बोलेंगे सांद्रता क्या होती है? सांद्रता मतलब होती है बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि मात्रा से। ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा होगी, तो जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी है, ठीक है, फुल भरा है मैंने ये पानी इसमें, अब इसमें जगह ही नहीं है, तो एक खाली एक ग्लास है यहाँ पे दूसरा उस ग्लास में कम पानी है। ठीक है, उस ग्लास में क्या है, कम पानी है, तो यानी पानी की जो सांद्रता है वो इस भरे हुए ग्लास में ज़्यादा है और इस मतलब आधे भरे हुए ग्लास में कम है। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में, वो कैसे होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो पदार्थ होते हैं उनका मूवमेंट होता है, यानी उनका जाना होता है। कैसे? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। देखिए, जैसे ये एक सेल है आपकी, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से। तो जब यदि CO2 गैस है, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन में मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी सेल के अंदर भी गैसों की ज़रूरत होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर CO2 सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो यहाँ की CO2 है वो सेल के अंदर एंटर करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हुई ना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी ज़्यादा बाहर थी और कम कम अंदर कम थी, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ एंटर करेगी। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर O2 यानी ऑक्सीजन अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर जाएगी और अंदर ज़्यादा है तो बाहर आएगी। इस तरीके से जो सेल में जो गैसों का मतलब क्या कहेंगे, बैलेंस रहता है इस प्रक्रिया से। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से सेल में जो गैसेज होती हैं, दोनों गैसेज, उनका क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ये समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें ऑस्मोसिस मतलब परासरण। ठीक है, अब जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है इससे क्या होता है, जल का आदान प्रदान। ठीक है, जल की गति होती है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है कि जैसे क्या होता है, जैसे बाहर अगर पानी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने देगा। ठीक है, और अगर अंदर ज़्यादा है तो इसको बाहर आने देगा। तो ऐसे ये बैलेंस भी यहाँ पर बना रहता है, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। क्लियर बेटा? अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये दो क्रियाएं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपको समझनी है। अब इस प्लाज्मा झिल्ली के, अब हम वैसे तो मैंने काम बता दिया आपको, लेकिन इन शॉर्ट कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके काम क्या है, यानी फंक्शन क्या है इसका, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। सेकंड काम है इसका जल की गति, यानी जल के मूवमेंट को बैलेंस रखना, कितना जल कोशिका के लिए चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो करती है बेटा, ये उसका काम है। ठीक है, फिर क्या है, आवश्यक पदार्थों का विनिमय क्या होता है कि मतलब आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है और जो कोशिका के लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें बाहर कर देती है। क्लियर? ये काम है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, शायद आपकी बुक में है ये, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवश्यक पदार्थों को सेल के अंदर जाने देता है और नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकालता है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। पारगम्यता का मतलब होता है कि आर पार जाना। ठीक है, और वर्णनात्मक का मतलब होता है सेलेक्ट करके भेजना, कि जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है या जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर?